वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग आज परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 15 पे चलते हैं। आज हम लोगों के सीरीज का पार्ट नंबर 15 होगा। पार्ट 15 होगा। 14 तक आपका अपलोड किया जा चुका है, ये भी अब अपलोड हो जाएगा। तो आप 15 पार्ट को एक साथ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 करंट अफेयर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखें। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है पहला, वो है गिग वर्कर की उपादेयता। उपादेयता लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी फ़ायदा मिल सके। ये हम लोगों की छोटा सा कोशिश है। वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए छोटा सा सहयोग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिग वर्कर की उपादेयता। गिग अर्थव्यवस्था क्या है, पहले ये समझते हैं। गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिए, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कि अनुबंध के आधार पर भी रखा जाता है, यानी कुछ समय के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। वैसे कर्मचारी जो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी की व्यवस्था ने कोरोना के बाद नए अवसर पैदा किए हैं। मतलब गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी की व्यवस्था ने कोरोना के बाद नए अवसर पैदा किए हैं। इससे वेतन के बदले तत्काल भुगतान से आय का नया जरिया मिल रहा है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में गिग वर्कर कंपनियों के लिए लागत के पैमाने पर फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अब क्या है गिग वर्कर? तो वही जो मैंने बतलाया, काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी को गिग वर्कर कहा जाता है। यानी काम के बदले जो भुगतान के आधार पर जो रखा जाता है कर्मचारियों को, उसे गिग वर्कर कहा जाता है। गिग वर्कर्स के लिए काम का कोई समय तय नहीं होता। यह गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं। गिग अर्थव्यवस्था से आशय रोजगार की ऐसी व्यवस्था से है जहां अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को रखे जाने की बजाय अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से अपनाया जा रहा है। लागत घटाने में ये क्या होते हैं, मददगार होते हैं। किस तरह? तो कोरोना के बाद से कंपनियों के लिए दोहरा संकट खड़ा हो गया है। काम बंद होने से उन्हें भारी मात्रा में छंटनी करनी पड़ी है, अपने जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं। इसके बाद कारोबार शुरू होने पर उनके लिए फिर से बड़ी मात्रा में अस्थायी कर्मचारी रखना मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए कोरोना के बाद 70% कंपनियों ने गिग वर्कर से लागत घटाने के लिए काम लेना शुरू किया है। तो समझ में आ गई होगी बात। भत्तों के भुगतान में बचत कैसे होता है, उसे समझे हम लोग। अस्थायी कर्मचारियों को आवागमन के लिए भत्ता, ईपीएफ, मेडिकल सुविधा के साथ कई अन्य तरह के भत्ताओं का भुगतान करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिग वर्कर के मामले में कंपनियों को यह राशि नहीं देनी पड़ती है और केवल काम के बदले भुगतान करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बची, इससे कंपनियों का खर्च बचता है। इसका सीधा असर कंपनियों पर पड़ता है। रोजगार देने में आगे गिग। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिग वर्कर को तरहीज देने वाले गिग अर्थव्यवस्था से गैर कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। इसमें कहा गया है कि अल्प अवधि से दीर्घावधि में कम कुशल और साझा सेवा के क्षेत्र में करीब 2.4 करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 7 करोड़ अस्थायी नौकरियां निर्माण, विनिर्माण, परिवहन और लॉजिस्टिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों में हैं। साथ ही इससे दीर्घकाल में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में
1.25% की वृद्धि की संभावना है। जीडीपी में भी वृद्धि की संभावना है। आइए अब हम बात करें गीग वर्कर से संबंधित कुछ मुख्य आंकड़े। कोरोना के बाद से 80 लाख गीग वर्कर अभी देश में उपलब्ध हैं। 2.4 करोड़ लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार देने की क्षमता गीग अर्थव्यवस्था में है। 1.25% देश की जीडीपी में योगदान दे सकती है गीग अर्थव्यवस्था। 9 करोड़ रोजगार के अवसर गीग व्यवस्था से हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े को भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं चिकित्सा पर्यटन के प्रमुख ठिकाने के तौर पर उभरा भारत। भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में एक प्रमुख ठिकाने के तौर पर उभरा है और पिछले एक दशक में औसतन प्रतिदिन 861 विदेशी पर्यटक चिकित्सा कारणों से भारत आए हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से 19 तक 11 वर्षों के दौरान चिकित्सा कारणों से भारत में कुल विदेशी पर्यटक आवागमन AFTA की संख्या है 34,58,737 दर्ज की गई है, जो रोजाना के औसतन 861 पर्यटक होती है। अब बात करें चिकित्सा के लिए भारत एक पसंदीदा देश क्यों है। क्योंकि यहाँ बेहतर स्वास्थ्य ढांचा एवं कम खर्च होती है। भारत की बात करें तो यहाँ कई चिकित्सीय सुविधा बेहद कम मूल्य में उपलब्ध हो जाती है, जैसे हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एवं सर्जरी भारत में बेहद कम खर्च में हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार जो हृदय प्रत्यारोपण अमेरिका एवं ब्रिटेन में 70,000 से 1 लाख डॉलर के बीच होती है, वही भारत में महज 8 से 10,000 डॉलर में हो जाती है। भाषा की कोई बाधा नहीं। भारत के लगभग चिकित्सक भाषाई रूप से बेहद समृद्ध है एवं उनको अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं होती है। मेडिकल टूर पैकेज भारत की हेल्थ केयर कंपनी अन्य देशों के मरीजों हेतु टूर पैकेज को बनाती है, जो अन्य देशों के लिए काफ़ी सटीक होता है। पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी, उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं, अपेक्षाकृत कम प्रतीक्षा समय एवं एलोपैथिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद व योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भारत को एक पसंदीदा चिकित्सा पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। एशियाई देशों में चिकित्सा पर्यटन के लिहाज से भारत का शीर्ष स्थान है और उसका मुकाबला सिंगापुर, जापान, चीन, थाईलैंड जैसे देशों से है। चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में एशियाई देशों के अलावा अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, यूरोपीय देशों के पर्यटक भी शामिल हैं। इनमें से प्रमुख देश जैसे बांग्लादेश, इराक, मालदीव, अफगानिस्तान, ओमान, यमन, सूडान, केनिया, नाइजीरिया, तंजानिया, सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशस, बहरीन शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की, कनाडा, फिलीपींस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, जर्मनी, मिस्र, यूक्रेन, ईरान, स्वीडन, ब्राजील, मेक्सिको, भूटान जैसे देशों से भी चिकित्सा कारणों से भारत आए हैं वहाँ के पर्यटक। नेक्स्ट है आपका IEX का सीमा पार बिजली कारोबार। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने विद्युत कारोबार प्लेटफॉर्म पर सीमा पार बिजली कारोबार CBET की शुरुआत की है। इससे एक्सचेंज को अपने विद्युत बाजारों को भारत से दक्षिण एशिया क्षेत्र में फैलाने में मदद मिलेगी। अब भारत एक एकीकृत दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत बाजार बनाने की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने CBET के लिए NVVN को नोडल एजेंसी बनाया है। याद रखिएगा, NVVN को नोडल एजेंसी बनाया है। यह NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई है। कंपनी ने IEX पर डे अहेड बाजार में नेपाल की भागीदारी के लिए मंजूरी दी है। साल 2018 में केंद्रीय विद्युत मंत्री ने सीमा पार बिजली के आयात निर्यात के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। मंत्रालय ने
CBET के लिए नीतिगत ढांचा मुहैया कराया था। दिशा निर्देशों में कहा गया था कि कोयला आधारित बिजली के निर्यात के लिए केवल आयातित कोयला या हाजिर ई नीलामी कोयला या वाणिज्यिक खनन से प्राप्त कोयले का उपयोग होगा। एक साल पश्चात केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण CIRC ने सीमा पार बिजली कारोबार के लिए नए नियमों को अपनी मंजूरी दी। इसके जरिए पड़ोसी देशों के साथ बिजली का कारोबार करना और अधिक सुगम बना दिया गया है। इसमें बिजली के द्विपक्षीय कारोबार के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निगरानी और नियोजन और दोनों छोर पर एक जैसे तकनीकी इंटरफेस को शामिल किया गया है। कौन कौन सा देश को फायदा हुआ, लाभान्वित हुए हैं? तो नेपाल NVVN के जरिए विद्युत एक्सचेंज से डे अहेड बिजली का लाभ लेने वाला पहला देश है। नेपाल पहला देश है जो ये लाभ लिया है NVN के जरिए, जो कि NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली एक एजेंसी है, और इससे जो कि पहला देश लाभ लिया है वो है नेपाल। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह एक नई शुरुआत है। NVVN के पास विद्युत व्यापार में बड़ा अनुभव होने के साथ ही सीमा पार विद्युत कारोबार में व्यापक कुशलता है। भविष्य में भारत को भूटान और म्यांमार के साथ भी करीब से काम करने की उम्मीद करना चाहिए। NVVN फिलहाल बांग्लादेश और नेपाल को बिजली निर्यात करती है और ग्रिड संचालन तथा अन्य संबंधित तकनीकी निपटारे की सुविधा भी प्रदान करती है। भारत भूटान से 8.7 अरब यूनिट आयात करता है और नेपाल तथा बांग्लादेश को क्रमशः 2.37 अरब यूनिट और 7 अरब यूनिट निर्यात करता है। IEX ने एक वक्तव्य में कहा है कि IRDE के अध्ययन के मुताबिक इन देशों के साथ बिजली कारोबार वित्त वर्ष 2022 तक बढ़कर करीब 40 अरब यूनिट और वित्त वर्ष 2027 तक बढ़कर 70 अरब यूनिट हो जाने की उम्मीद जताई गई है। अब बात करें हम ग्रे सूची में कैमन द्वीप। ग्रे सूची में आ गए हैं अब कैमन द्वीप, चूंकि पाकिस्तान भी था उसमें, तो अब कैमन द्वीप है। भारत में निवेश को लगेगा झटका, भारत में निवेश करने पे लगेगा झटका। FPI निवेश पर असर होगी क्योंकि कर के लिहाज से मुफीद कैमन द्वीप को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2021 में ग्रे सूची वाले देशों में डाल दिया। गौरतलब है कि FATF अंतर सरकारी निकाय है जो धन शोधन निरोधक मानक तय करता है। कैमन के अलावा बुर्किना फासो, मोरक्को और सेनेगल को भी ग्रे सूची में डाला गया है। इसके तहत उस इलाकों को तब तक गहन निगरानी में रखा जाता है जब तक कि वे तय समय सीमा पर में रणनीतिक कमियों को दूर नहीं कर लेते हैं। वर्ष 2020 में मॉरिशस को इस सूची में डाला गया था। कैमन द्वीप से भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अतिरिक्त KYC की दरकार होगी। इन फंडों को उन सभी निवेशकों की अद्यतन लाभकारी स्वामित्व की जानकारी देनी होगी जिनके पास फंड की 10% से ज़्यादा होल्डिंग है, जबकि अभी वह सीमा 25% है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या प्रभाव है उसे भी हम समझ लें। ग्रे सूची में शामिल होने से ब्रिटिश क्षेत्र से निवेश प्रवाह पर असर पड़ सकता है क्योंकि फंड अपने गृह इलाके या क्षेत्र मसलन सिंगापुर व साइप्रस से भारत में निवेश को रीडायरेक्ट करना चाहेंगे। यह बड़े निवेशकों मसलन पेंशन, एंडोमेंट और सॉवरिन वेल्थ फंड आदि के बीच नकारात्मक धारणा बना सकता है, जिसका इन्वेस्टमेंट चार्टर ऐसे इलाकों से निवेश पर पाबंदी लगा सकता है। कैमन को अब अपनी AML या CFT नेशनल रणनीति को अपडेट करना होगा, क्षेत्रीय जोखिम का आकलन करना होगा क्योंकि धन शोधक निरोधक नियम आदि से संशोधन करना होगा और उन पक्षकारों पर पर्याप्त पाबंदी लगानी होगी जो सही व पर्याप्त अद्यतन लाभकारी स्वामित्व को सूचना नहीं देते।
साल 2018 में केमन को 25 देशों की सूची में शामिल किया गया था, जिन्हें उच्च जोखिम वाले इलाकों के तौर पर भारत में विदेशी कस्टोडियन के एक समूह ने वर्गीकृत किया था, जिसमें गहन जांच की दरकार होती है। दरअसल इस सूची को बाद में खत्म कर दिया गया और हर कस्टोडियन को अपनी सूची बनाने के लिए कहा गया था। वर्ष 2020 में यूरोपीय यूनियन ने केमन द्वीप पर 3 देशों पलाऊ, पनामा और सेशल्स को कर के लिहाजा से मुफीद काली सूची में शामिल किया गया था। ईयू ने कहा था कि तीनों इलाकों ने जरूरी कर सुधार नहीं किया है, इसलिए उन्हें ब्लैक सूची में डाला गया था। इस इलाके को भारत में एफपीआई व एफडीआई निवेश के लिहाजा से अहम माना जाता है। वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के आंकड़ों के आधार पर यह अभी भारत में एफडीआई के लिहाजा से तीसरा सबसे अच्छा स्रोत है। अब बात करें हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की। ये बहुत अच्छा इंडेक्स है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। ईज ऑफ लाइफ लिविंग इंडेक्स जो है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को, कब तो याद रखेंगे 4 मार्च 2021 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत अंतिम सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। कब की गई है? तो 4 मार्च 2021 को। देश में रहने के लिहाज से बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर। इस रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में बेंगलुरु पिछले साल अव्वल रहे। पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया है बेंगलुरु। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शिमला पहले और भुवनेश्वर दूसरे स्थान पे है। तो अब बात करें तो मुजफ्फरपुर, श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं। बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान में। बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर और श्रीनगर सबसे निचले पायदान पे पहुंच गए हैं। रिपोर्ट की मुख्य निष्कर्ष उसे भी देखें। म्यूनिसिपैलिटीज वर्ग में सबसे बड़े शहरों 10 लाख की आबादी की सूची में इंदौर का पहला स्थान, वो पहले भी था, तथा सूरत और भोपाल को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। इससे पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम व बड़ोदरा ने टॉप 10 की सूची में जगह बनाई है। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल ने बाजी मारी है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर का दूसरा व तीसरा स्थान है। करनाल, सेलम, तिरुपुर बिलासपुर, उदयपुर, झांसी और तिरुनेलवेली ने भी सूची में जगह बनाई है। शहरों का यह आकलन पिछले साल लॉकडाउन से पहले किया गया था। आंकड़ा मिलने में आई मुश्किलों के चलते सूची में बंगाल के शहरों को शामिल नहीं किया जा सका है। इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों की श्रेणी में टॉप 10 की सूची में अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर व ग्रेटर मुंबई ने जगह बनाई है। टॉप 10 की सूची में दिल्ली स्थान नहीं बना पाया। दिल्ली को 13वां स्थान और एनसीआर के गाजियाबाद को 30वां और फरीदाबाद को 40वां स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ को 36वां स्थान मिला है और ये शहर मानक पर खड़े नहीं पाए गए हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अलग जारी टॉप 10 सूची में सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लूर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दवांगीर और तिरुचिरापल्ली का नाम है। ओके, तो ये था आपका ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट है आपका भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी। भारत में 5 साल में पहली स्पेक्ट्रम नीलामी मार्च 2021 में संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न दूरसंचार कंपनियों ने 77,814.80 करोड़ 74,814.80 करोड़ रुपए से स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। मुख्य बिंदु है कि अरबपति उद्योगपति
मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाई। जियो ने करीब 57,123 करोड़ मूल्य के स्पेक्ट्रम की बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल ने 35,545 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 18,699 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। हालांकि 700 मेगाहर्ट्ज और 200 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। नीलामी में करीब एक तिहाई स्पेक्ट्रम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के थे। 2016 में भी इस बैंड के स्पेक्ट्रम को कोई खरीदार नहीं मिला था। मार्च 2021 में 7 बैंड पर 2308.80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई थी। इसका आरक्षित मूल्य करीब 4 लाख करोड़ रुपए था। वोडाफोन आइडिया ने केवल 1993.40 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। 2 दिन की नीलामी में 77,814 करोड़ रुपए मूल्य के 855.60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे गए। कुल मिलाकर नीलामी में रखे गए स्पेक्ट्रम में से करीब 60% की बिक्री हुई। अधिकतर बोलियां आधार मूल्य या न्यूनतम मूल्य पर मिली है। सॉरी। जियो द्वारा रिकॉर्ड स्पेक्ट्रम की खरीदारी। जियो ने देश भर के सभी 22 सर्किलों में स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार हासिल किए हैं। जियो ने नीलामी में 488.35 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली लगाई है, जो कुल पेश स्पेक्ट्रम का करीब 55% है। जियो ने कहा कि उसने जो स्पेक्ट्रम खरीदे हैं वे 5G तकनीक में इस्तेमाल के अनुकूल है। घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 5 जोन में 11.9 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। भारतीय एयरटेल ने कहा कि उसने 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। एयरटेल ने कहा कि बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने के बावजूद 700 मेगाहर्ट्ज के लिए किसी भी ऑपरेटर ने बोली नहीं लगाई, क्योंकि इसका आरक्षित मूल्य काफ़ी ज़्यादा था। विश्लेषकों का कहना है कि गीगाहर्ट्ज बैंड से नीचे अन्य स्पेक्ट्रम कम कीमत पर उपलब्ध है। ऐसे में ज़्यादातर ऑपरेटर नए स्पेक्ट्रम में निवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में उन्हें उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है या होगा। अब बात करेंगे हम UN फूड वेस्ट इंडेक्स 2021। तो 2 इंडेक्स आज आपका हो जाएगा। खाने की बर्बादी रोकना जरूरी है। खाने की बर्बादी रोकना जरूरी है, क्योंकि देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने बताया था कि जब वह एक बार विदेश गए तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट खाली है। वहां सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। वहां उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद कुछ खाना बच गया था। तब वह बिल देकर जाने लगे तो उनसे बचे हुए खाने की बर्बादी के लिए लड़के ने जुर्माना वसूला। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट UN फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार पूरी दुनिया में 2019 में लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हुआ। 2019 में कितना खाना बर्बाद हुआ? तो 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हुआ। अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझें कि क्या है। तो भारत में सालाना प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बर्बादी हो रही है। भारत में सालाना प्रति व्यक्ति 50 किलो खाने की बर्बादी हो रही है। देश में एक तरफ खाने की बर्बादी होती है तो दूसरी तरफ भूखे पेट सोने वाले गरीबों की संख्या में भी अधिक। यहाँ बच्चों में कुपोषण के मामले भी देखे गए हैं। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सामाजिक या अन्य समारोह में खाना उतना ही तैयार किया जाना चाहिए जितने मेहमानों को निमंत्रण दिया गया हो। फल सब्जियां उतनी ही खरीदनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो, या फिर उन्हें संभाल कर रखने के लिए गंभीरता दिखलानी चाहिए। घर में भी खाना ज़रूरत के अनुसार ही तैयार करना चाहिए। बच्चों को भी भोजन की बर्बादी से रोकने के लिए समझाना चाहिए, क्योंकि वो बर्बाद ना करें।
ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश में खाने की सबसे कम बर्बादी होती है, जहां 39 किलोग्राम पर कैपिटा प्रतिवर्ष खाने की बर्बादी होती है, और हम लोग के यहाँ 50 किलो खाने की बर्बादी हो रही है प्रति व्यक्ति सालाना। तो आइए हम लोग अब बात करें हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो है मुद्रास्फीति या अर्थ व प्रभाव। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। जब मुद्रास्फीति है क्या, उसे समझिए। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, किसमें? मांग में और आपूर्ति में जब असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, नेचुरली है। तो कीमतों में इस बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। जब क्या होता है, मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है, तो इसी बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं हम लोग? मुद्रास्फीति बोलते हैं, कहते हैं। भारत में अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओके। ज़्यादातर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होता है। इसका असर विभिन्न वर्गों पर अलग अलग होता है, जैसे निश्चित आय वर्ग पर। निश्चित आय वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणी या ऋणदाता पर। जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाता है। तो धन्यवाद। आज के लिए हम लोगों का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये आपका आज 15वां पार्ट कंप्लीट हुआ। कुछ देर पे आप इसे देख पाएंगे। तो सभी से फिर से अनुरोध है कि जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और थोड़ी सी लेट हो जा रही है वीडियो डालने में, क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल कुछ कारण है, इस कारण से मैं टाइमली नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मैं सारे चीज़ को सुधार लिया हूँ। अब टाइमली वीडियो आपकी सेशन लगातार चलेगी। आप लोगों की कंप्लेन थी, मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी सीरीज को मैं कंप्लीट करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।